हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एडुनीति। मेरा नाम मोहित गोइंका है। मैंने आईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स के कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि आए थे आपकी जेईई मेन 2018 एग्जाम्स में, और कुछ काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी होंगे इस सेशंस में। जो बच्चे नए हैं उनमें बता दूं कि हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे PYQs को सॉल्व किया है और वो सारे के सारे अपलोडेड है इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। सभी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो ये अपना पहला सवाल है। It is found that if a neutron suffers an elastic collinear collision with a deuterium at rest, fractional loss of its energy is PD, while for its similar collision with carbon nucleus at rest, fractional loss of energy is PC। तो हमसे PD और PC की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में, चाहे कोलिजन आपका कार्बन के साथ हो रहा हो या फिर ड्यूटेरियम के साथ हो रहा हो, दोनों ही पार्टिकल आपका पहले रेस्ट पे था। तो हमने एक जनरल यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। पहले एक जनरल इक्वेशन निकाल लेते हैं और फिर उसमें हम लोग कार्बन के लिए वैल्यूज अलग से पुट करेंगे, ड्यूटेरियम के लिए अलग से पुट करेंगे, एंड वी विल गेट द आंसर, राइट। अच्छा, ये जो पार्टिकल है इसका स्पीड तो 0 है, या सेकेंड वाला पार्टिकल आपका रेस्ट पे था। ये आपका क्या है, न्यूट्रॉन है। इसका मास हमने स्मॉल m माना है, इसका स्पीड हमने u1 मान लिया। आफ्टर कोलिजन v1 एंड v2, ठीक है। और ये जो कोलिजन आपका इलास्टिक है, यानी कि E की वैल्यू हम लोग 1 ले सकते हैं। ठीक, अच्छा, कुछ भी सॉल्व करने से पहले लेट अस फाइंड कि हमारा टारगेट क्या है, हमको निकालना क्या है। फ्रैक्शनल लॉस निकालना है, फ्रैक्शनल लॉस ऑफ इट्स एनर्जी। यहाँ पे इट्स कौन है, न्यूट्रॉन। सो फ्रैक्शनल लॉस का मतलब हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज हाफ m(u1)² माइनस इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया आपको फ्रैक्शनल लॉस। यहाँ पे ध्यान से देखिए तो हाफ m खत्म। सो दिस बिकम्स 1 माइनस v1/u1 का होल स्क्वायर। तो मेरा टारगेट है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v1/u1, ठीक है। और वो हमें मिलेगा इस कोलिजन के इक्वेशंस को सॉल्व करके। एक इक्वेशन हम लिखने वाले हैं E का इक्वेशन, राइट, दैट इज 1, E की वैल्यू 1 है। 1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। और यहाँ पे u1 आपका u1 है और u2 0 है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं दैट v2 इज इक्वल टू u1 प्लस v1, ठीक है। अच्छा, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हम लिखेंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। mu1 इज इक्वल टू mv1 प्लस कैपिटल mv2। अब आप ध्यान से देखिए, हमको जो वैल्यूज़ लाना है v1/u1, यहाँ पे v2 नहीं है। तो क्यों ना इक्वेशन नंबर 1 से v2 की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दिया जाए। तो ये हो जाएगा आपको mu1 इज इक्वल टू mv1 प्लस कैपिटल M u1 प्लस v1, राइट। अच्छा, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे कैपिटल mu1 आएगा, उसे लेफ्ट साइड ले चलो। सो दिस इज mu1 माइनस कैपिटल mu1, एंड यहाँ पे आपके पास बचेगा स्मॉल mv1 प्लस कैपिटल mv1। अब यहाँ से u1 कॉमन लो, सो स्मॉल m माइनस कैपिटल M। यहाँ से v1 कॉमन ले लो, स्मॉल m प्लस कैपिटल M। हमको चाहिए v1/u1। तो देखो आ गया ना, स्मॉल m माइनस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M इज इक्वल टू v1/u1। अब इस v1/u1 की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो आपके पास एक फ्रैक्शनल लॉस का फॉर्मूला बन गया, दैट इज 1 माइनस स्मॉल m माइनस कैपिटल M स्मॉल m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। कहने का मतलब, सबसे पहले बात करते हैं PD, विच इज़ फ्रैक्शनल लॉस इन द केस ऑफ ड्यूटेरियम, ठीक है। फ्रैक्शनल लॉस इन द केस ऑफ ड्यूटेरियम, तो ये आपको हो जाएगा PD, ठीक है। दिस इज 1 माइनस व्हाट इज द मास ऑफ ड्यूटेरियम, ये आपको हो जाएगा ट्वाइस ऑफ न्यूट्रॉन। दिस इज स्मॉल m माइनस 2m डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस 2m का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज 1/9। दिस इज योर 8/9 एंड दिस इज व्हाट 0.89। दिस इज योर 0.89, ठीक। दूसरा हमारे पास क्या है, फ्रैक्शनल लॉस इन द केस ऑफ कोलिजन विद कार्बन इज इक्वल टू 1 माइनस, अच्छा, अगर ये m है तो कार्बन का मास कितना हो जाएगा 12m, राइट। दिस इज योर 12m प्लस 12m होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको कितना हो जाएगा, ऊपर 11 है नीचे 13 है,
So 121 divided by 169, this becomes your 48 by 169, और इसे आप जब सॉल्व करेंगे you will get 0.28, right? 0.28, तो 0.89 and 0.28 which is your option number B. ठीक, ओके. क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमसे कहता है an electron from various excited states of hydrogen atom emit radiation to come to the ground state. Let lambda n and lambda g be the de Broglie wavelength of the electron in the nth state and the ground state respectively, right? Let this be the wavelength of the emitted photon in the transition from the nth state to the ground state. ठीक है, ये सिंबल भी आपको wavelength के लिए है. For large value of n हमें बताना है that इस फोटोन के वेवलेंथ का रिलेशन विथ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स. ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें हमारा टारगेट होगा टू फाइंड रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट विथ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ. अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि किसी भी ऑर्बिट में जो टोटल एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन का, दैट इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, और अगर ये बात आप भूल भी जाते हैं तो दिस इज एग्जैक्टली टॉट इन ग्रेविटेशन ऑल्सो. जब कोई सैटेलाइट आपका ऑर्बिट कर रहा होता है उसका टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट, विच इज माइनस (g(m)/2r). यही हम लोग वहाँ पे भी पढ़ते हैं, यहाँ पे भी वही चीज़ है. अच्छा, दिस इज बेसिकली योर काइनेटिक एनर्जी. तो हम काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, p²/2m. आपको रिलेशन पता है ना, काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड विथ लीनियर मोमेंटम बाई दिस इक्वेशन. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे लिखो माइनस दिस बिकम्स p² मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट अपॉन 2m. क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रिलेशन है लीनियर मोमेंटम के साथ, है कि नहीं. योर डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज h/mv यानी कि मोमेंटम. सो मोमेंटम को हम लिख सकते हैं h/λ. तो लिखो यहाँ पे, इसको हम लिखेंगे h² बाई वेवलेंथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन दी nth ऑर्बिट अपॉन 2m. अब आप ध्यान से देखिए अगर, तो h²/2m ये आपको एक कांस्टेंट है, तो इसको हमने बोल दिया c1, सम कांस्टेंट c1 डिवाइडेड बाई λ². तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू -c1 डिवाइडेड बाई λ², वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी nth ऑर्बिट. ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या दे रहा है सवाल में कि जब वो इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट पे जंप करता है, ट्रांजिशन करता है, देन दी वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड इज दिस मच. तो हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं ना, hc बाई दिस वेवलेंथ इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन आपको nth ऑर्बिट से ग्राउंड पे आ रहा है, यानी कि हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट पे आ रहा है. सो आई कैन राइट En माइनस Eg. ग्राउंड स्टेट के लिए हमने यहाँ पे G इस्तेमाल किया. ठीक है, बेसिकली ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है, n इज इक्वल टू 1 एनीवेज. तो इसको हम लिख सकते हैं hc बाई दिस इज इक्वल टू En की जगह तो ये लिख दो -c1 अपॉन λ² माइनस c1 अपॉन, यहाँ पे एक और माइनस आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ, उसका सिंबल हमें λg लेने बोला है, सो λg². ठीक, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, दिस बिकम्स योर hc बाई दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम लोग c1 को कॉमन ले ले, सो हमारे पास ये बन जाएगा 1/λg² माइनस 1/λn². अब यहाँ पे आपको सिर्फ मैन्युपुलेशन करना है और कुछ खास बात नहीं बचा आप सवाल में. सो c1 आप यहाँ पे LCM ले लो, सो दिस इज गोइंग टू बी λ² माइनस λ² डिवाइडेड बाई λ² λ². ठीक है, अब इसको इन्वर्स कर दो, राइट, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू न्यूमरेटर में है, तो इसको इन्वर्स कर देते हैं दिस अपॉन hc. तो यहाँ पे भी सब कुछ इन्वर्स हो जाएगा, 1/c1 ये आपको हो जाएगा λ² λ² डिवाइडेड बाई λ² माइनस λ², राइट. अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए, दिस अपॉन hc इज इक्वल टू 1/c1. अब यहाँ क्या करो, ये जो λ² है ना, इस λ² को नीचे ले आओ डिनोमिनेटर में, तो ये आपको हो जाएगा λ²
डिवाइडेड बाई, ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर एन। ठीक, अब देखिए तो ये आपको हो जाएगा एच सी इज इक्वल टू 1/c1 लैम्डा स्क्वायर जी ब्रैकेट 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर एन होल टू द पावर -1, राइट। इस डिनोमिनेटर को हमने ऊपर ले गया तो एक पावर -1 का आ जाएगा। वाई डिड आई डू दिस, वाई, अब इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है लार्ज एन, अगर आपका एन बहुत ज़्यादा है, अगर आपका एन जो ऑर्बिट है वो बहुत ज़्यादा है, विच मीन्स आपकी जो एनर्जी होगी दिस विल बी ऑलमोस्ट अप्रोचिंग टू ज़ीरो, है कि नहीं, राइट। अगर nth ऑर्बिट बहुत ज़्यादा होगा, n आपका बहुत ज़्यादा होगा, तो आपका एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो को अप्रोच करेगा। और अगर आपका एनर्जी जीरो को अप्रोच कर रहा है, यानी कि आपका ये जो लैम्डा एन की वैल्यू है वो आपको इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, विच मीन्स लैम्डा एन इज वेरी वेरी लार्ज। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे आपका लैम्डा एन बहुत ज़्यादा है, विच मीन्स दिस एंटायर वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट अप्रोचिंग टू जीरो, राइट। अब हमें एक बाइनोमियल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट पता है, दैट 1 प्लस x टू द पावर n इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस nx। अगर ये x की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा छोटी है, तो यहाँ तो वैसा ही हो रहा है, ये पूरा टर्म आपका 1 से बहुत ज़्यादा छोटा है, तो हम लोग इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, n को मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ, तो चलिए कीजिए, ये हो गया अपॉन एच सी इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर जी अपॉन c1 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर जी लैम्डा स्क्वायर n। ठीक है, अब देखिए ये जो एच सी है, आप चाहे तो इसको राइट साइड ही भेज दो, राइट, यस, सो लेट मी राइट इट हियर एच सी, राइट। सो दिस इज इक्वल टू, अब आप ध्यान से देखो, आप यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर देना, यहाँ पे सब कुछ कांस्टेंट है, राइट। इवन दिस लैम्डा स्क्वायर जी भी आपका कांस्टेंट है ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ग्राउंड स्टेट में तो फिक्स हो गया, बस ये nth ऑर्बिट आपका एक वेरिएबल है। सो सारे कांस्टेंट्स को यहाँ पे इन्होंने a और b से रिप्लेस कर दिया है। सो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू कैन सी दैट दिस इज नथिंग बट a सम कांस्टेंट प्लस सम कांस्टेंट b डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर n। सो दिस इज योर रिलेशन विच इज योर ऑप्शन नंबर b itself। ठीक है, सो अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ गुड क्वेश्चन आई वुड से, काफ़ी सारे आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स चेक हो रहे हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपको एक सिंपल कोलिजन का सवाल है। द मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 3.32 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। यहाँ पे सारे डेटा प्रॉपरली लिखे हुए हैं। इफ 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल स्ट्राइक पर सेकेंड to a fixed wall of area 2 cm square at an angle of 45 degrees to the normal and rebound elastically with a speed of 10 to the power 3 meters per second, then the pressure on the wall is nearly how much। ठीक है, तो ये एक आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, मॉलिक्यूल आया, इलास्टिकली कोलाइड किया है, तो जितने एंगल पे आएगा उतने एंगल पे लौट भी गया होगा। हमको ये एंगल दे रहा है 45 डिग्री विद दी नॉर्मल। ठीक है, अच्छा, प्रेशर निकालना है, यानी कि आपको फोर्स अपॉन एरिया करना है। हमको एरिया तो दिया है, फोर्स निकालना है कि इस वॉल पे फोर्स कितना लगा। फोर्स कितना लगा होगा, दैट इज गिवन बाय चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला काम है टू फाइंड आउट व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, कितना मोमेंटम इसका चेंज हुआ। अब आप ध्यान से देखिए, वॉट एवर मोमेंटम इज बीइंग चेंज्ड वो इस लाइन के अलॉन्ग नहीं हो रहा है, मोमेंटम इस नॉर्मल के अलॉन्ग हो रहा है। मोमेंटम चेंज जो है इस नॉर्मल के अलॉन्ग हो रहा है जस्ट बिफोर इम्पैक्ट। अगर आप इसके वेलोसिटीज के कंपोनेंट को देखें तो एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन एक कंपोनेंट इधर है, एक कंपोनेंट इधर है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला कंपोनेंट कभी चेंज हुआ ही नहीं, राइट, कभी चेंज हुआ नहीं, विच मीन्स चेंज इन मोमेंटम अलॉन्ग दिस डायरेक्शन इज जीरो, देयर इज नो चेंज। बेसिकली जो भी चेंज है आपका वो इस नॉर्मल के अलॉन्ग है, राइट। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है तो हम कह सकते हैं ये वाला एंगल भी थीटा है, राइट। दिस स्पीड इज v, सो दिस कंपोनेंट इज v cos थीटा। ठीक है, अगर ये v से आया था तो v से ही लौटा भी है, तो ये वाला कंपोनेंट भी आपको हो जाएगा v cos थीटा, राइट। सो फॉर वन मॉलिक्यूल, राइट, डेल्टा p फॉर one molecule
इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू, आप ध्यान से अगर देखें तो जो मोमेंटम में चेंज आएगा दैट इज व्हाट, 2mv cos थीटा। आपको दिखना चाहिए, ये आपको हो गया इनिशियल मोमेंटम राइट डायरेक्शन में, ये हो गया आपको फाइनल मोमेंटम लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट। तो आप जब p फाइनल माइनस p इनिशियल करेंगे तो मैग्नीट्यूड आपको 2mv cos थीटा ही आएगा, और इस डायरेक्शन में तो कोई मोमेंटम का चेंज हुआ ही नहीं है। सो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड, ठीक है, इन 1 सेकेंड। अच्छा, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ ये मॉलिक्यूल से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे है 10⁻23, इतना मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहा है पर सेकेंड, राइट। देयरफॉर टोटल डेल्टा पी इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू कैपिटल N मल्टीप्लाइड बाई 2mv cos थीटा। और अगर आप ध्यान से देखिए तो यही आपका फोर्स भी होगा, बिकॉज फोर्स इज व्हाट, फोर्स इज योर चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो इतना मोमेंटम चेंज हो रहा है 1 सेकेंड में, तो न्यूमरेटर में तो हम यही लिख देंगे n इंटू 2mv cos थीटा, और टाइम में क्या लिखोगे 1 सेकेंड। तो ये आपका हो गया फोर्स। तो प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, सो n मल्टीप्लाइड बाई 2mv cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई एरिया। अब मल्टीप्लाई कीजिए, n की वैल्यू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 2, मास 3.32 10⁻⁻27, वेलोसिटी हमको दे रखा है 10⁻3, cos थीटा इज 1/√2 डिवाइडेड बाई एरिया इज 2 इंटू 10⁻⁻4। सिंपल सा ये एक कैलकुलेशन है, इसे सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आएगा 2.35 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच इज योर ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, अच्छा, यहां पे हमसे कहता है इफ द सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइमन सीरीज इज μL, देन द सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी ऑफ पी फंड सीरीज इज व्हाट। ठीक है, तो बेसिकली आपको लाइमन और पी फंड का कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। हमारे पास एक इक्वेशन होता है दैट 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, अगर हम दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई करते, स्पीड ऑफ लाइट से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे, तो ये लेफ्ट साइड में आपके पास क्या है, c/λ क्या होता है, c/λ इज नथिंग बट योर फ्रीक्वेंसी, राइट। सो हम LHS को रिप्लेस कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c इंटू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब अगर हम लोग लाइमन सीरीज की बात करें, लाइमन सीरीज की, तो μL इज इक्वल टू c इंटू आर। लाइमन में क्या होता है, अच्छा सबसे पहली बात, सीरीज लिमिट का मतलब क्या है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इनफाइनाइट ऑर्बिट से जंप कर रहा है ग्राउंड स्टेट पे, n जो होगा दैट इज n2 जो होगा दैट इज गोइंग टू बी योर इन्फिनिटी। ठीक है, लिमिट का मतलब क्या है कि मैक्सिमम कितना फ्रीक्वेंसी एमिट हो सकता है, ठीक है, कितना फ्रीक्वेंसी का फोटोन आपका रिलीज हुआ होगा, वो तभी होगा जब ट्रांजिशन जो होगा वो मैक्सिमम ऑर्बिट डिफरेंस होना चाहिए। सो फ्रॉम इन्फिनिटी ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट यहाँ पे आप ध्यान देखिए, लाइमन में आप इन्फिनिटी से 1 पे आते हो, तो यहाँ पे n1 की जगह तो 1 ही पुट करेंगे और ये आपका हो जाएगा इन्फिनिटी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज सिंपली CR। अच्छा, अब अगर हम लोग पी फंड की बात करें, म्यू पी बोल देते इसको, तो पी फंड में क्या होता है, आप 5th ऑर्बिट पे आते हो फ्रॉम इन्फिनिटी टू फाइंड आउट योर सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी, तो 1/5 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी, दिस इज योर CR/25, और CR की वैल्यू क्या है, μL, सो μL/25, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब ये सवाल ऐसा है कि अगर आप लोगों ने नॉर्मल सेंटर ऑफ मास में जो अपना कोलिशन है वहाँ पे भी इस वैरायटी का एक सवाल है, इट इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इवन NCERT में करते हैं, तो ये एक फैक्ट जैसा है, अगर आपको वो फैक्ट याद है, पता है, तो आप इस सवाल को 5 सेकेंड में टिक करके आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो इसको सॉल्व फिर प्रॉपरली करना पड़ेगा। सवाल में क्या कहता है, अ प्रोटॉन ऑफ मास m
कोलाइड्स इलास्टिकली विद अ पार्टिकल ऑफ अननोन मास एट रेस्ट। तो ये आपका प्रोटॉन है जिसका मास स्मॉल m है, इसका स्पीड u है, ये एक अननोन पार्टिकल है जिसका मास हमने कैपिटल M मान लिया है और ये रेस्ट पे है। ठीक है, तो u1 को बोल देते हैं u और u2 को कह देते हैं 0। आफ्टर द कोलिजन द प्रोटॉन एंड द अननोन पार्टिकल आर सीन मूविंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो 90 पे ये लोग अपार्ट हो गया है। द मास ऑफ अननोन पार्टिकल इज व्हाट, तो ये कैपिटल M की वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल m। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला, अगर पता है तो आप इसे सिंपली टिक करके आगे बढ़ सकते हो, नहीं पता है तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं एक नॉर्मल स्टैंडर्ड तरीके से। सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन। ठीक है, बट इन द वेक्टर फॉर्म। तो देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे mu1 वेक्टर इज इक्वल टू m v1 वेक्टर प्लस कैपिटल M v2 वेक्टर। ठीक है, अच्छा इस स्मॉल m को राइट साइड ले जाओ, सो u1 वेक्टर इज इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस कैपिटल M बाई स्मॉल m v2 वेक्टर। ठीक है, अब क्या करो, लेट अस टेक डॉट u1 डॉट u इज इक्वल टू v1 प्लस कैपिटल M बाई v2 वेक्टर डॉट v1 प्लस कैपिटल M बाई स्मॉल m v2। ठीक है, तो सेल्फ डॉट हमने यहाँ पे ले लिया। अब u1 डॉट कितना होगा, u1 डॉट u1 कितना होगा, u1 स्क्वायर। ठीक है, v1 वाला v1 के साथ डॉट देगा v1 स्क्वायर का, और v2 वाला v2 के साथ देगा डॉट, तो कैपिटल M बाई स्मॉल m का होल स्क्वायर v2 स्क्वायर। अच्छा, v1 वाला जब v2 के साथ डॉट लोगे तो वो 0 आएगा, क्योंकि v1 और v2 के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये आपको 0 होगा। तो सिर्फ इतना ही बचा आपके पास। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन हम लिख सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन का, बिकॉज द कोलिजन इज इलास्टिक, है ना, इलास्टिक कोलिजन ही है। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हाफ mu1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M v2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका हाफ 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 खत्म, इस m को लेफ्ट साइड ले जाइए, दिस बिकम्स योर u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस कैपिटल M बाई स्मॉल m v2 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करें तो सब कुछ सेम टू सेम है, ये वाला भी आपका सेम टू सेम है, एवरीथिंग इज सेम। यहाँ पे भी v2 स्क्वायर है, यहाँ पे भी v2 स्क्वायर है। इसका मतलब दिस कैपिटल M बाई m होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कैपिटल M बाई m, कैपिटल M बाई m होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कैपिटल M बाई m। और ये तभी पॉसिबल है जब आपका दोनों वैल्यूज सेम हो, यानी कि कैपिटल M शुड बी इक्वल टू स्मॉल m। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हो, ये आपको यहाँ से कैंसिल हो गया, सो कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, और यही एक रिजल्ट है जो कि आपको याद भी होना चाहिए कि अगर दो पार्टिकल ओब्लिक कोलाइड कर रहे हैं, दोनों पार्टिकल सेम मास का होना चाहिए, कोलिजन इलास्टिक होना चाहिए, एंड सेकंड पार्टिकल शुड बी एट रेस्ट। अगर ऐसा होता है देन आफ्टर कोलिजन दे मूव एट 90 डिग्रीज अपार्ट। ये आपको एक रिजल्ट है, एक फैक्ट की तरह, जो कि आपको याद रहता, तो ये सवाल आप 10 सेकंड के अंदर टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। If the de Broglie wavelength associated with the proton and alpha particle are equal, then the ratio of velocities of proton and alpha particle will be how much? ठीक है, तो हमें पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपका होता है h बाई एम बी। अब इस सवाल में हमसे कहता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का सेम है, यानी कि आपका लैम्डा कांस्टेंट हो गया, h कांस्टेंट हो गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं दैट एम वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। और हमसे यहाँ पे वेलोसिटीज के का रेशियो पूछ रहा है। सो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ अल्फा अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब मास ऑफ अल्फा जो होता है वो आपको 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन का। सो आंसर हो गया 4:1, विच इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमसे कहता है कि अ म्यूऑन इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल विद द सेम मैग्नीट्यूड एज ऑफ इलेक्ट्रॉन विद अ मास ऑफ 200 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सिर्फ डिफरेंस यही है, चार्ज तो सेम है, इलेक्ट्रॉन जितना ही चार्ज है, ये भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, बस मास जो है वो आपको 200 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, where m is the mass of electron and E is the electronic charge. If mu is bound to a proton to form a hydrogen like atom,
आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। आपके पास 4 स्टेटमेंट है, हमको बताना इनमें से कौन कौन सा सही है। रेडियस ऑफ म्योनिक ऑर्बिट इज 200 टाइम्स स्मॉलर दैन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड कंपेयर करना है, आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना है, मोमेंटम कंपेयर करना है। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए, अच्छा, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपको एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन हो या म्यूऑन हो, चार्ज तो वही है क्यू। ठीक है, और रादर नेगेटिव क्यू। ठीक, तो इनके बीच में आपको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, और यही आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है वेयर वी डिराइव रेडियस और एनर्जी और वेलोसिटी इक्वेशंस। ठीक, तो हमको यहाँ पे डिराइव नहीं करना, वी जस्ट नीड टू फाइंड रिलेशंस। अच्छा, अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, आई कैन राइट के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, एम वी स्क्वायर बाई आर। अच्छा, ये सारा जो स्टोरी है वो किसी भी nth ऑर्बिट के लिए हो सकता है। तो यहाँ से एक स्क्वायर से एक आर आपका यहाँ पे चला गया। ठीक है, अच्छा, अब देखिए यहाँ पे k कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन हो या फिर म्यूऑन हो, आपको चार्ज तो सेम है, तो k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, आई कैन राइट r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम वी स्क्वायर। ठीक है, एंड प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा देते हैं, सम कांस्टेंट c अपॉन एम वी स्क्वायर, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब देखिए मेरे पास एक और इक्वेशन है, क्वांटाइजेशन इक्वेशन। क्वांटाइजेशन इक्वेशन एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिखना चाहिए दैट आर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट C2 अपॉन एम वी, इसको C1 बोल दो, अपॉन एम वी, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं C1 अपॉन एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू C2 अपॉन एम वी। राइट, तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, m से m तो खत्म, स्क्वायर से एक v भी खत्म हो गया, आपको दिख रहा है दैट दिस वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट टर्म, v इज c1 बाई c2। इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉन रखो या म्यूऑन रखो, उससे वेलोसिटी को फर्क नहीं पड़ता है, ऑर्बिट पे वो वही रहता। म्यूऑन के आने से वेलोसिटी पे फर्क नहीं पड़ा, इट इज़ अ कांस्टेंट थिंग। ये आपको एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वाई? बिकॉज स्टेटमेंट बी देखिए, द स्पीड ऑफ द म्यूऑन इन द nth ऑर्बिट इज 1/200 टाइम्स। गलत, स्पीड तो चेंज ही नहीं होगा। जैसे ही आपका स्टेटमेंट बी गलत हो गया, वैसे ही आपका ऑप्शन नंबर ए और सी भी रिजेक्ट हो गया। तो देखिए कितनी स्मार्टली हमने ए और सी को तो यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया, अब बचता आपका बी और सी। ठीक है, अब देखिए, नाउ लेट अस सी ओवर हियर। अब स्टेटमेंट्स को हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। अगर ए की बात करें तो हमें रेडियस को कंपेयर करना है। आपके पास ऑलरेडी रेडियस का रिलेशन है दैट आर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c1 बाई एम वी स्क्वायर, और अदर आर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एम वी स्क्वायर। अब क्योंकि आपका v कांस्टेंट है, यानी कि रेडियस सिर्फ मास के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, और इनवर्स रिलेशन का मतलब है कि रेडियस 1/200 टाइम्स हो जाएगा। म्यूऑन के आने से मास 200 टाइम्स हो गया, तो रेडियस 1/200 टाइम्स हो जाएगा, विच मीन स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। ठीक, अच्छा, स्टेटमेंट सी की अगर हम लोग बात करें, आयनाइजेशन एनर्जी, समझिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। आयनाइजेशन एनर्जी इज बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द चार्ज इन दैट ऑर्बिट, है ना। उसका जो भी टोटल चार्ज होगा विच इज अ नेगेटिव एनर्जी ओवर देयर, राइट, अगर उतना ही हम उसको पॉजिटिव एनर्जी दे तो वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से या फिर चार्ज वहाँ से फ्री हो जाता है। तो यही होता है इसका मतलब। और टोटल एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज टोटल एनर्जी, दिस ई इज व्हाट, दिस ई इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है कि नहीं। सो अच्छा, यहाँ पे अगर आप ये मॉड ना भी लगा तब भी चलेगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टेकन दिस नेगेटिव साइन। सो ई होता है -12 एम वी स्क्वायर, सो सिंपली हाफ एम वी स्क्वायर। सो आयनाइजेशन एनर्जी इज बेसिकली हाफ एम वी स्क्वायर। तो आपको यहाँ से दिख रहा है वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना, वी कांस्टेंट है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो मास अगर 200 टाइम्स हुआ है म्यूऑन के लाने से, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी आपका 200 टाइम्स हो जाएगा, विच मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम डी की बात करें, मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम आपका सिंपली होता है m इंटू वी, साफ साफ दिखता है, v कांस्टेंट है, यानी कि मोमेंटम आपके साथ मास के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, विच मीन्स 200 टाइम्स हो जाएगा।
सो ए, सी और डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. The de Broglie wavelength associated with the electron orbiting in the second excited state of hydrogen atom. Second excited state का मतलब है n की वैल्यू 3 हो गई, is related to that in the ground state as how? de Broglie wavelength. अब देखिए, तो हमको बेसिकली de Broglie wavelength और इस n के बीच में रिलेशन चाहिए। अब de Broglie wavelength आपका होता है h अपॉन mv, ठीक है, h अपॉन mv। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए, हम लोगों ने ऑलरेडी अभी देखा था दैट के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। देखिए, क्या तो आपको रिलेशन v और n के बीच में पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सो के क्यू स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एट द सेम टाइम हमारे पास एक और रिलेशन है दैट एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है एम वी इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई आर, राइट। सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दिस इज योर के क्यू स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू, यहाँ पे एम वी स्क्वायर है तो एक एम वी लिखा मल्टीप्लाइड बाई वी, एम वी को हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं एन एच बाई 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई वी, और यहाँ पे तो आपका है ही के क्यू स्क्वायर बाई आर। यहाँ से आपका r से r कैंसिल, अब यहाँ पे n और v को छोड़ के बाकी सब टर्म कांस्टेंट है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक। अच्छा, अगर v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो यहाँ से आपको देखो क्या दिख रहा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है v से, और 1 बाई वी आपको प्रोपोर्शनल है n के। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं दैट डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर ऑर्बिट नंबर, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, हमको बेसिकली निकालना है लैम्डा बी बाई लैम्डा जी, दिस इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन जी। ये क्या था आपको 3 है और ग्राउंड स्टेट मतलब 3 होता है 1, सो लैम्डा बी इज बेसिकली 3 टाइम्स योर लैम्डा जी, and this is your equation number which one? यही वाला है इक्वेशन ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल अपना क्वेश्चन नंबर 9th. Both the nucleus and the atom of some element are in their respective first excited states. They get de-excited by emitting photons of wavelength lambda n and lambda a respectively. The ratio of lambda n by lambda a is what? ठीक है। अच्छा, अब देखिए, लैम्डा को हम लिख सकते हैं एच सी, या फिर ऐसे देखिए, एनर्जी आपका होता है एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा आपका क्या है, एच सी बाई ई हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है लैम्डा एन बाई लैम्डा ए, सो दिस इज एच सी अपॉन ई एन डिवाइड बाई एच सी अपॉन ई ए, सो दिस इज योर ई ए अपॉन ई एन, ठीक है। अच्छा, ई ए क्या है, ये जो होता है यानी कि एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन योर एटम, वो आपको इलेक्ट्रोवोल्ट के रेंज में होता है ना। हमने बहुत सारा वैल्यूज़ देखा भी है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है वो इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी उसका ऑर्डर होता है। सो दिस इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, और न्यूक्लियस के केस में इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। सो दिस इज 1 इलेक्ट्रोवोल्ट एंड दिस इज 10 to the power 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, सो इट इज़ 10 to the power -6 के ऑर्डर का। दिस इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये वाला जो आपको पार्ट है वो पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इस पे हमसे कहता है एट सम इंस्टेंट अ रेडियो एक्टिव सैंपल S1 हैविंग एन एक्टिविटी ऑफ दिस मच हैज ट्वाइस द number of nuclei as another sample S2 which has an activity of this. The half-lives of S1 and S2 are what? समझिए, आपके पास 2 सैंपल है S1 and S2। मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है आपका वो N1 है, ठीक है, और इसमें N2 है। तो हमारे पास एक रिलेशन तो है दैट इज N1 इज इक्वल टू 2N2, ठीक है। हमें इसका भी एक्टिविटी दिया हुआ है और सेकेंड सैंपल का भी एक्टिविटी दिया हुआ है, ठीक है। एक्टिविटी आपको क्या होता है, एक्टिविटी इज योर N1 इंटू लैम्डा 1।
सो हमें n1 इंटू लैम्डा 1 दे रखा है 5 और हमें n2 इंटू लैम्डा 2 दे रखा है 10। अगर हम इन दोनों का रेशियो ले ले दैट इज n1 बाई लैम्डा 1 अपॉन n2 बाई लैम्डा 2, तो ये आपको हो जाएगा 5/10 विच इज़ योर 1/2। ठीक है, अच्छा n1 बाई n2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में देखो n2 को यहाँ ले आओ तो n1 बाई n2 इज 2 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा 1। लैम्डा 1 आपको क्या हो जाएगा, दिस इज योर log 2 अपॉन हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट सैंपल डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई log 2 अपॉन हाफ लाइफ ऑफ द सेकेंड सैंपल, दिस इज इक्वल टू 1/2। ठीक, यहाँ पे एक 2 नहीं लिखाएगा। ओके, तो ये कितना हो गया, log 2 आपका चला गया। ठीक है, 2 को ये वाले 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, सो 2 इंटू 2 बिकम्स 4, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ये आपको हो रहा है T1 बाई T2, दिस इज योर T1 बाई T2। तो हमारे पास हाफ लाइफ का रेशियो आ गया है, हाफ लाइफ का रेशियो आपको 4 होना चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जहाँ पे हाफ लाइफ का रेशियो आपको 4 होगा, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर ए। 20 एंड 5 इसका रेशियो कितना है 4, बाकी कहीं भी आपको रेशियो 4 नहीं मिलेगा। सो दैट इज हाउ वी कैन क्रैक दिस क्वेश्चन। ठीक, दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग बंच ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम मॉडर्न फिजिक्स ऑफ JEE मेन 2018। इसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारे और PYQs सॉल्व किए हुए हैं, आप जाइए सबको सॉल्व कीजिए और अच्छे से प्रॉपर तरीके से सॉल्व कीजिए ताकि आपको ये मैक्सिमम बेनिफिट दे आपके आने वाले JEE मेन एग्जाम्स के लिए। ठीक है, हम लोग ऐसे ही वीडियोस में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।